guys, this is Neha Srivastava and you are watching VMS Study Classes. तो कल का जो हमारा पार्ट फर्स्ट का टॉपिक था मोशन का, आज ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम डील करेंगे पेज नंबर 100, 101, 102 और साथ ही उसमें कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। ओके, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ चीजें छूट गई थी जिन्हें मैं आज बता दे रही हूँ फटाफट से। एक है एक्टिविटी 8.3, एक्टिविटी 8.4। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ नॉलेज बढ़ाने के लिए रेलेवेंट है, तो मैं इसे बता दे रही हूँ। ओके, एक्टिविटी 8.3 में हमसे कहा गया है कि आप एक बास्केटबॉल कोर्ट है, उसकी एक एंड से चलना शुरू करिए और उसके बाद वो इस अपोजिट कॉर्नर तक चलकर जाइए और आपके पास एक रोप होनी चाहिए। ठीक है, तो हम रोप से इसका मेजरमेंट करेंगे और फिर उसे मीटर स्केल पर रखकर देखिए, तो इससे क्या पता चलेगा आपको? डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर इधर की टोटल प्लस इधर की, ये हमें मिल जाएगी डिस्टेंस, राइट। और फिर कहा है कि जो अपोजिट कॉर्नर है, दैट इज ये फाइनल वाला और ये इनिशियल वाला, इनको आप भी ज्वाइन करके इसको भी रोप से नापिए, राइट। तो ये क्या दे रहा है हमें? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये क्या दे रहा है हमें? ये दे रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये इसी एक्टिविटी पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, फार्मर वाला, जो हमने पार्ट 1 में कर लिया है, वो इसी एक्टिविटी पर दिया गया है, राइट। इससे हमें एक चीज और पता चलती है जो कि मैंने कल नहीं बताया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक और डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 5, राइट। जहां आपने चारों डिफरेंस लिखे हैं उसमें डिफरेंस जोड़ दीजिएगा। डिस्टेंस जो होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसे पाथ इंडिपेंडेंट होता है वो हम देखेंगे एक्टिविटी 8.4 में। एक्टिविटी 8.4 में आपको बताया गया है कि ओडोमीटर क्या है, राइट। ओडोमीटर वो है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, गाड़ियों में लगा रहता है। तो कोई कार है जो ड्राइव करती है फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली और वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है अकॉर्डिंग टू ओडोमीटर इज 1850। ओके, तो मान लेते हैं ये आपका क्या है? न्यू दिल्ली, और ये क्या है आपका? भुवनेश्वर। तो सपोज वो गाड़ी कुछ यूं रोड से जाती है कार, और वो कितना ट्रेवल करती है? 1850 किलोमीटर्स। अब ये तो डिस्टेंस हो गई। एक्टिविटी आपको ये कहती है कि आप रोड मैप ले लीजिए, या फिर अगर आपको करना है तो कोई भी मैप ले लीजिए, राइट। और उसके थ्रू इसका डिस्प्लेसमेंट पता करिए, यानी कि इसकी जो सीधी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब अगर कोई भी मैप आपके पास है तो उस मैप में एक स्केल दी होती है, मतलब नीचे जो उसका बॉर्डर होता है ना, वहां पे देखिएगा कि स्केल दी रहती है। उस स्केल में पता रहता है कि जो मैप ये ड्रॉ किया गया है वो किस स्केल पे है। लाइक उस मैप का 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर्स के बराबर है। तो सपोज मैप में दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है। ये एक एजम्पशन है, ठीक है। अलग अलग मैप जो होते हैं वो अलग अलग स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। तो सपोज 1 मिलीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है, तो आप एक स्केल ले लीजिए, राइट। आपका जो नॉर्मल स्केल होता है, उस स्केल को यहाँ भुवनेश्वर से लेकर न्यू दिल्ली के बीच में रखिए और इसको मेजर करिए कि कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद जो आपका स्केल दिया हुआ है, स्केल मिली में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर्स में भी हो सकता है। ओके, तो जिस भी स्केल में वो दिया हुआ है उससे उसको आपने मेजर कर लिया। अगर सपोज मिलीमीटर में ही है और मान लीजिए हमारी ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 10 मिलीमीटर ऑन स्केल। तो इस 10 मिलीमीटर में अगर 1 मिलीमीटर में 100 है तो 10 मिलीमीटर में कितने होंगे? ऑब्वियसली 1000 किलोमीटर्स। यानी न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 1000 किलोमीटर। अब ये पाथ इंडिपेंडेंट कैसे होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच में कोई और दूसरी सिटी नहीं होगी या फिर पेड़ पहाड़ नहीं होंगे, राइट। बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको उनमें से किसी चीज को बीच में नहीं लाना है। हम एक स्ट्रेट, जैसे कि होता है ना कि हमने यहाँ से देखा वहां तक देख लिया, ऐसे ही जैसे कि हमने भुवनेश्वर से खड़े हुए और न्यू दिल्ली देख लिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हमने देख लिया, तो बीच में जो भी नदी पेड़ पहाड़ है उसे हमें नहीं मेजर करना है, हम सीधी डिस्टेंस मेजर करते हैं, राइट। और वहीं अगर आप कार से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो उसका एक पाथ होता है, और जो पाथ आप फॉलो करेंगे डिस्टेंस उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। शॉर्टर पाथ होगा तो डिस्टेंस भी शॉर्ट होगी, लॉन्गर पाथ होगा तो डिस्टेंस भी
लॉन्ग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलती। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सेम ही रहती है, चाहे पाथ कोई भी लिया गया हो डिस्टेंस के लिए, राइट। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, और जो डिस्टेंस होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। तो ये आप अपने जो कल लिखा था उसमें इसको नोट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, अब हम आ जाते हैं, और हाँ, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10 पे जो पेज नंबर 100 पे जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। मैं आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखा रही हूँ, 3 क्वेश्चन में सिर्फ ये है ट्रू फॉल्स बताना है। पहला सवाल ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो ये हमने कल ही कवर किया था कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। और फिर दूसरा सवाल है कि क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है, तो ये भी हमने कल ही कवर किया था कि नहीं, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा उससे कम ही रहेगी। बहुत हो सकता है तो उसके इक्वल हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस ये कल के टॉपिक्स थे जो बचे हुए थे। अब हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। पहला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं पेज नंबर 100 पे, और आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए, फिर हम बारीक से समझेंगे कि ये सब क्या होता है। ओके, तो अब आप देख लीजिए, अंडरलाइन मैं कर दे रही हूँ, आप भी अपने बुक में कर लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि सीधी लैंग्वेज है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे कहते हैं कि वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बगल में लिख लीजिएगा ये क्या है, ये है नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फटाफट से हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसी के ऊपर आपकी दी गई है एक्टिविटी 8.5। एक्टिविटी 8.5 में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी का मोशन बताया गया है कि ये मोशन क्या है, एक का यूनिफॉर्म है और एक का नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप जरा देख लीजिए कि किसका यूनिफॉर्म है और किसका नॉन यूनिफॉर्म है। अपने बुक में ही देखिए, टाइमिंग आपको दिख रही है 9:30, 9:45, 10, 10:15, यानी कितने का डिफरेंस लेके चल रहे हैं ये लोग, 15 मिनट्स का। ओके, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए की देखिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, यानी कि वो कंसिस्टेंटली 10 के डिफरेंस को इंक्रीज कर रहा है। अब लेकिन उसके बगल में जो ऑब्जेक्ट बी है, इसकी जरा डिफरेंस निकालिए, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस हुआ 7, राइट। उसके नीचे आप निकालेंगे डिफरेंस तो कितना आएगा, ये हुआ 4। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, राइट। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बी है वो नॉन यूनिफॉर्म का केस है। क्यों, क्योंकि वो उतनी ही 15 मिनट में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक बार 7 एक बार 4, लाइकवाइज आगे बढ़िए, वो और अनइक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। यही होता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नीचे जरा देखिए, नीचे आपका क्या है, ये कुछ है नहीं, ये रेट ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ मोशन है। रेट ऑफ मोशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट स्पीड। ओके, तो हम लोग फटाफट से ये समझेंगे, जो क्रिकेट प्रेमी है उन्हें पता होगा कि जब बॉल डाली जाती है तो नीचे जो स्कोर वगैरह जहाँ लिखा जाता है वहाँ पे स्पीड भी लिख के आती है कि जो बॉल अभी थ्रो की गई उसकी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर थी। तो ये आपको उसी का एग्जाम्पल शो कर रहा है। और साथ में जब आप गाड़ियों में ट्रेवल करते होंगे तो आपने हाईवे वगैरह पे, ये तो डेली का है, आपने देखा ही होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब अपने नेक्स्ट पेज पे जरा आ जाइए। सो नेक्स्ट पेज, इसे मैं जूम कर दे रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ओके, ये वाला पोर्शन, ये पैराग्राफ, राइट। तो ये पैराग्राफ हमें डील करना है और इसमें हमें देखनी है कि स्पीड की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, स्पीड क्या होती है, फिर हम इसे डिटेल में बोर्ड पर समझेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो फटाफट से पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस पैराग्राफ में हम फटाफट से देख लेते हैं कि कहाँ पे है हमारी स्पीड की डेफिनेशन। ओके, तो आप यहाँ देखिए,
the rate, okay, the distance traveled by the object in unit time, this quantity is referred to as speed, right। और उसके ऊपर एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है द रेट ऑफ मोशन, इसे मैंने गोला इसलिए बना दिया है क्योंकि रेट ऑफ मोशन भी स्पीड ही होता है। अब रेट क्या चीज़ होती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसे अंडरलाइन कर लिया, इसकी ऐसा यूनिट भी देख लीजिए, ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, दोनों ही तरीके हैं इसे रिप्रेजेंट करने के। अब एवरेज स्पीड क्या है ये आपको बुक में मैं अंडरलाइन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो एक समझने की चीज़ है, तो पहले हम उसे फटाफट से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपने समझ ही लिया यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसे आपको सिर्फ एज डेफिनेशन याद रखना है, इसमें और कुछ याद करने के लिए नहीं है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हाँ, गलती नहीं करिएगा, अनइक्वल के साथ अनइक्वल टाइम नहीं करिएगा, ओके, अनइक्वल इन इक्वल टाइम, ओके। अब यहाँ पे आता है, और हाँ, ज्यादातर जो हमारे मोशन होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज और याद रखिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है, ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट्स आल्सो कंसीडर्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन, ओके। रेस्ट जो है वो इसके अंदर ही आता है। फाइन, अब हमारा जो हेडिंग है स्पीड वो भी मैंने अंडरलाइन करवा दिया है, उसमें मैंने दो चीजें बताई, रेट ऑफ मोशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, दोनों एक ही चीज है। रेट होता क्या है, कई जगह रेट लिखा रहता है, फिजिक्स में तो लगभग हर ही जगह लिखा रहता है, पर बच्चे पढ़ते भी हैं और उन्हें यही समझ में नहीं आता कि रेट है क्या चीज। रेट इज नथिंग बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, किसी भी चीज को यदि आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है उसका रेट। रेट इन सेंस कि वो पर सेकेंड में कितना काम हो रहा है, पर आवर में कितना हो रहा है, या पर मिनट में कितना हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रेट। और जो मार्केट में रेट होता है जैसे हम बाजार गए, सपोज चीनी खरीदने गए, मुझे चीनी से बड़ा प्यार है, ठीक है, तो वो अगर 1 kg चीनी खरीदने गए हैं तो 1 kg चीनी का दाम कितना बताते हैं, रेट, दैट इज सपोज 40 रुपीज, तो वो भी एक रेट ही है, वो किसका रेट है, पर केजी का। तो जहां पे कोई चीज पर सेकेंड या पर क्वांटिटी बताई जाती है वहीं पे आता है रेट। फिजिक्स में रेट यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो हम हर एक चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। रेट इज नथिंग, रेट इज डिवाइड बाय टाइम, कोई भी चीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड की जाती है तो वो कहलाती है उसका रेट। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है, ओके, सॉरी, स्पीड क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। तो आपने पढ़ा ही होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होते हैं, सभी को ये फॉर्मूला याद होगा। अब यही फॉर्मूला है हमारा स्पीड का, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब होता है 1, यस, ये भी लोगों को नहीं पता होता, दैट स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, यूनिट मींस 1, ओके। तो अगर यहाँ पे एक टाइम है, सपोज अगर 1 सेकेंड है या फिर 1 घंटा है या फिर 1 मिनट है, तो इस 1 में पर यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही कहलाती है उसकी स्पीड, और यही भी कहलाता है उसका रेट। रेट भी क्या है, टाइम से डिवाइड करना, तो बस यही उसका रेट है, रेट ऑफ मोशन, ओके। अब एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड को थोड़ा समझ लेते हैं, बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, मैं भी वही एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा एड अप कर दे रही हूँ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ओ से चलना शुरू करता है, ओके, ओ से चलना शुरू करता है, कहाँ, ए तक आता है, फिर ए से बी तक जाता है और सपोज बी से सी तक जाता है, राइट। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर, ओके। लेकिन स्टार्टिंग के जो ए तक है वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर जब यहाँ चलता है तो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और जब यहाँ चलता है तो कैसे चलता है, उसको लेट हो रहा था ना, तो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, मतलब वो 10 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। आप कभी भी सफर पे गाड़ी लेके निकलते हैं, कोई भी निकलता है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चलता, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, राइट। तो वो हर एक इंटरवल पे, या मतलब ऑलमोस्ट कभी भी वो अपनी स्पीड घटाता बढ़ाता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मान लेते हैं उसके साथ ऐसी सिचुएशन थी और उसने इस तरह से अपनी स्पीड घटाई बढ़ाई। तो अब अगर आपसे कोई एवरेज स्पीड पूछेगा, एवरेज स्पीड मतलब कि उसकी टोटल जर्नी में उसकी स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, मतलब यही है कि उसकी टोटल जर्नी में उसकी स्पीड क्या थी। तो
हम टोटल जर्नी के लिए इन सारी स्पीड्स को कंसीडर नहीं करते हैं, हम कंसीडर करते हैं इस डिस्टेंस को, हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। और मान लेते हैं कि उसे इतना दूर जाने में कितना समय लगा, 2 आवर्स, यानी कि वो 2 आवर्स में वहां पे पहुंचा। तो अगर ऐसा है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, 100 किलोमीटर, राइट। और वो कितने देर में पहुंचा, 2 घंटों में। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब ये है कि डेफिनेटली अगर कोई किसी जर्नी में है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हो सकता है कि उसके अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटीज हो या अलग अलग स्पीड हो, लेकिन जब आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो आपको उन वेलोसिटीज या स्पीड को कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसीडर करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, राइट। अगर अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल की जा रही है तो हम उन्हें एड अप करते जाते हैं। इसी पे आपका दिया हुआ है जो सॉल्व न्यूमेरिकल दिया हुआ है, राइट। सॉल्व न्यूमेरिकल में क्या है, सॉल्व न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 तो जो हमारा सॉल्व न्यूमेरिकल है, जो हमारा सॉल्व न्यूमेरिकल है 8.1, उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है 16 मीटर ट्रेवल करता है इन 4 सेकेंड्स। तो पहले उसने ट्रेवल किया किस, फर्स्ट 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, फिर वही ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रेवल करता है इन 2 सेकेंड्स, ओके। स्पीड कितनी है ये हमें नहीं बताया जा रहा है, पर पहले वो 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड्स में और फिर वो 16 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकेंड्स में। तो अगर इसमें एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 32 और टोटल टाइम कितना हो रहा है 6। तो सिंपली आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 32 अपॉन 6। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा और ये आपको बुक में ऑलरेडी गिवन है, राइट। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की, एवरेज स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये एक फिजिक्स में अपनी एक हैबिट बना लीजिए, ओके। हैबिट क्या बनानी है कि हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसे अगर वो उसकी डिस्टेंस किलोमीटर में दी है या टाइम आवर में दिया है तो हमें उसे फटाफट से मीटर और सेकेंड में चेंज करना है, राइट, या फिर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है फ्रॉम किलोमीटर पर आवर। कभी भी फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन उन यूनिट्स में सॉल्व नहीं कीजिएगा। ऐसा क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि हमें सारे आंसर इसी स्टैंडर्ड यूनिट में कैलकुलेट करने होते हैं, ओके। अगर अलग से कह दिया जाए, क्वेश्चन में अगर एक्सप्लिसिटली कहा गया हो कि किलोमीटर पर आवर में करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर आपको जो आंसर निकालना है वो मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है। ये एकदम दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले मुझे यूनिट कन्वर्ट करनी है एंड देन फिर मुझे आंसर निकालना है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि तो मैंने अब एवरेज स्पीड का जो टॉपिक था वो कवर कर दिया है, राइट। उसमें आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, डेफिनेशन नहीं याद रखनी है। फिर भी अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी हो तो वो बुक में दे रखी है, वो मैं बता देती हूँ। फिर यहाँ पे आता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पहले से ही पता है। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड के लिए होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। साथ में उसके जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो भी हमने लगा लिए। अब हमारे पास टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, राइट। और वेलोसिटी की हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या लिखी हुई है मैं अब आपको बुक में दिखा दे रही हूँ। तो अब आप देख रहे हैं आपके सामने अगेन आपकी बुक खुल गई है और मैं भी हूँ। तो हम देख रहे हैं कि इस पेज को मैं जूम कर दे रही हूँ, राइट। अब जूम करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है, ओके। यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे दी हुई है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल टाइम बाय द टोटल डिस्टेंस, ओके। ये आपने देख लिया, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है और बाकी के सारे जो नीचे के टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जरा अपने पेज के बगल पे आ जाते हैं, ये रहा।
स्पीड विथ डायरेक्शन, तो आप इसके सामने एज इट इज लिख दीजिए कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी, राइट। स्पीड डायरेक्शन के साथ हो तो यही वेलोसिटी होती है, ये मैंने कल भी बताया था, राइट। आज मैं फिर से उसे बता दे रही हूँ। और कहीं इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो ये देखिए, वेलोसिटी इज द स्पीड, सॉरी, velocity is the speed of an object moving in a definite direction। velocity स्पीड ही होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है, ओके। इसके अलावा आपको इधर नीचे एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, समझाया गया है। कहाँ समझाया गया है? यहाँ पे, मैं इस जगह पे पढ़ रही हूँ, ओके। मैं इसे आपको अंडरलाइन नहीं करना है, मैं सिर्फ इसे बता दे रही हूँ कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity, right? तो अब आपने देख ही लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो हम उसकी जो स्पीड है उसे हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। उसके नीचे यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, ये वाला भी देख लीजिए। ये दूसरी चीज है, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तब के केस में है अगर किसी चीज की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, राइट। इन सब में बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, मैं अभी फटाफट से समझा दे रही हूँ। इस लैंग्वेज में ज्यादा फंसने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। ये आपको कभी पूछेगा नहीं, डेफिनेशन वो नहीं पूछने वाला है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है। इस पे आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे, ओके। अब हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, तो ये मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ, साथ में एक्टिविटी 8.6 भी बता देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले पेज पे। तो मैं बोर्ड पे समझाने जा रही हूँ। अब हम एक बार फिर से बोर्ड पर आ गए हैं और हम देख लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, फटाफट से, ओके। तो वेलोसिटी कुछ नहीं होती, वेलोसिटी सिर्फ क्या होती है, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है। मैंने कल बताया था, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, राइट। और किस डायरेक्शन में चल रहा है, सॉरी, ईस्ट, ओके। और सपोज कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये v1 हो गया, और सपोज कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है v2, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है इन नॉर्थ, ओके। अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में चल रहा है सेम स्पीड से और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है ईस्ट में विद सेम स्पीड, तो क्या v1 और v2 सेम है? क्या वेलोसिटी v1 और v2 सेम है? इसका जवाब है नहीं, वेलोसिटी v1 और v2 सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन इनका जो ईस्ट और नॉर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो वेलोसिटीज डिफरेंट ही होती हैं। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको काम आता है अभी सर्कुलर मोशन में, और आगे भी कई जगह ये फिजिक्स में काम आता है कि जहां वेलोसिटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, वेलोसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं v1, राइट। कल ही मैंने बताया था कि वेलोसिटीज क्या होती है, ये स्केल, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। नहीं, कल मैंने वेलोसिटी का नहीं बताया था, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर होता है, राइट। वैसे ही वेलोसिटी वेक्टर होती है और स्पीड स्केलर होती है। वो क्या है, वो अभी हम स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। आपके इंडेक्स क्वेश्चन में वो पहला ही सवाल है, ओके। अब यहाँ पे आता है v1, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिर्फ इतना जानिए कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्थ नहीं है, ये क्या है, सपोज वेस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट है तो मतलब हम कैसा बनाएंगे, इधर v2, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। क्यों? क्योंकि ये इनकी लंबाई इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये जो एरो है ये 10 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि दोनों की वैल्यू 10 ही है तो दोनों की लंबाई भी सेम है। अब v1 इस तरफ है तो मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, और v2 इस तरफ है तो मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ये कैसा हो गया, इस वाले को आप लिखेंगे, v1 को लिखेंगे प्लस 10 किलोमीटर पर आवर और v2 को लिखेंगे माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कुछ नहीं है कि यही प्लस लेना है यही माइनस, आप किसी को भी प्लस ले सकते हैं, किसी को भी माइनस।
बस एक जो होता है वो दूसरे का अपोजिट साइन शो करता है। ये साइन क्या है, ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट। ये सब आपके इस चैप्टर की बात नहीं है, पर है डेफिनेटली अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी डीप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता है तो वो ये सारी चीजें पढ़ रहा होता है। ओके, तो v1 क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने इसे प्लस मान लिया, और चूंकि इसे प्लस माना है इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि इसको प्लस ले लीजिए और इसको नेगेटिव। अब अगर हमें, ये मैंने क्यों समझाया है, ठीक है, ये मैंने इसलिए समझाया है कि ये आपके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये अभी जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब मैं इसे रब कर दे रही हूँ और हम फटाफट से देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या है। ओके, वेलोसिटी हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी तब होती है जब आपने एवरेज स्पीड पढ़ा था। ओके, मैं यहाँ फिलहाल एवरेज स्पीड लिख दे रही हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो तो यहां पे आप लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में टोटल ही होता है। ओके, और अपॉन टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपको बुक में जिस पेज को मैं पढ़ा रही हूँ उस पे नहीं दिया है, उसके पीछे वाले पेज पे क्वेश्चन आंसर में ये चीज दी हुई है और उस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, लेकिन थियरी में ये चीज क्यों नहीं लिखी गई है, उस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे कहीं डिस्प्लेसमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि कल ही मैंने बताया था दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब वेलोसिटी की बात आती है, चूंकि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के बेस पे निकालते हैं, डिस्टेंस के बेस पर नहीं। इस चीज को बहुत ध्यान से आप, चाहे तो जहां वो फॉर्मूला लिखा है ना v इज इक्वल्स टू यू, v u प्लस v अपॉन 2 एवरेज निकाला गया है, वहीं पे आप इसको लिख लीजिए। और वो जो एवरेज वाला फॉर्मूला दिया गया है वो बेसिकली आपके पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं होना है, उसे आप याद रखिए, वो तब यूज होता है अगर कहीं पे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, राइट। तो उन सारी वेलोसिटीज को उसकी इनिशियल और फाइनल लेके उसका एवरेज निकाल देते हैं, वो होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। वो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है वो आपका ये होता है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको जहां भी लगाना है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। तो वो जो दिया हुआ है उसे थोड़ा भूल जाइए और इसे आप याद रखिए और उसे अपनी कॉपी में या बुक में लिख लीजिए, राइट। अब आता है इंडेक्स क्वेश्चन। ओके, तो इंडेक्स क्वेश्चन हम फटाफट से कर लेते हैं। बीच में एक्टिविटी है 8.6, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 8.6 में सिर्फ आपको ये कहा गया है कि आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाइए और उसकी डिस्टेंस को मेजर करके उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वगैरह निकालना है, ठीक है। तो अगर आपने समझ लिया है तो आप ना तो मेजर करने वाले हैं ना तो उसे निकालने वाले हैं, तो फिलहाल हम उसे छोड़ देते हैं। ओके, एक्टिविटी 8.7 इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 8.7 आप अपने बुक में खोल लीजिए अगर है तो। फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती उसके ऊपर, वो भी आपको पूछी नहीं जाएगी। ये आपको पता ही होता है कि जो थंडरिंग है और लाइटनिंग दोनों अकर तो एक साथ होते हैं, लेकिन लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और थंडरिंग यानी उसका साउंड फिर हमें बाद में सुनाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, राइट, कि हमें लाइट पहले आ जाती है और साउंड बाद में आता है। तो ये अब तो सभी को पता होगा आई थिंक, कि आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि लाइट की स्पीड हाई होती है और साउंड की स्पीड लो होती है, राइट। मतलब साउंड स्लो है और इसकी स्पीड हाई है लाइट की, तो लाइट पहले दिख जाती है और थंडरिंग बाद में सुनाई देती है। इसमें क्वेश्चन है पीछे, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लास्ट पॉइंट जो है इसका कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग। ओके, और आपको साउंड की स्पीड दे रखी है, साउंड की स्पीड 246 मीटर पर सेकेंड दे रखी है इन एयर, 346। तो मैं बस बता दे रही हूँ, सपोज ये बादल है,
ठीक है, इसको आपको करना नहीं है, जस्ट एक जानकारी के लिए है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ओके, और मान लेते हैं कि यहाँ से ये लाइटनिंग निकल रही है, ओके, और यहाँ से ये थंडरिंग का साउंड भी आ रहा है, और ये हमारी जमीन है, राइट, यहाँ हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं ठीक है, ये हम खड़े हैं, ये थंडरिंग हो रही है, ये लाइटनिंग है, ये साउंड है। तो अगर आपको साउंड की स्पीड दे रखी है, राइट, स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 346 मीटर पर सेकेंड, उसके साथ साथ हमें उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप टाइम वॉच करिए कि अगर लाइटनिंग होती है तो उसके कितने देर बाद हमें थंडरिंग सुनाई देती है। सपोज कर लेते हैं कि लाइटनिंग के दिखने और थंडरिंग के सुनाई देने में 3 सेकेंड का डिफरेंस आता है, मतलब ये एजम्पशन है। ओके, तो टाइम हमारे यहाँ कितना हो गया, अब ये 3 सेकेंड्स। अब हमें स्पीड पता है, अब हमें टाइम भी पता है, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? डेफिनेट सी बात है कि हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन दोनों का इंटू कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस, फाइन। और जो डिस्टेंस इसकी होगी, डेफिनेट सी बात है कि वही डिस्टेंस लाइटनिंग की भी होगी। ओके, तो हमें और इस तरह से हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा हो तो बरसात का मौसम है, चाहे तो कर सकते हैं ओके फाइन, अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपना इंटेक्स क्वेश्चन। इंडेक्स क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। फाइन, तो फटाफट से हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिख लेते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर नोट डाउन ना करना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर मैंने लिख दी है वेलोसिटी और इधर लिख दी है स्पीड। ओके, सो स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज द, ये भी रेट ऑफ मोशन ही है, ये भी रेट ऑफ मोशन ही है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो यही हमारी पहली डेफिनेशन है, द स्पीड इज रेट ऑफ मोशन। अब मैं इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि अब इसे इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, तो अब इसे हम हटा देते हैं। स्पीड इज रेट ऑफ मोशन डिपेंड अपॉन distance traveled, right? और आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये इसका पहला डिफरेंस है कि ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। सेकेंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्या है ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, उसका कोई डायरेक्शन अटैच ना हो, तो वो स्केलर होती है। और ये डेफिनेटली इसका उल्टा होगा, ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे बात आती है इनकी, हाँ, इनकी यूनिट्स। जैसे कल मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है, राइट, मीटर, उसे डिफरेंस में मत लिखिएगा। वैसे ही यहाँ पर भी इनकी यूनिट्स जो होती है, ऐसा यूनिट, वो सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, तो उन्हें भी यहाँ पे डिफरेंस में मत लिखिएगा, राइट। इट कैन नॉट बी नेगेटिव and third, it can be negative। ये मैंने अभी आपको करके बताया था कि कैसे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसे नेगेटिव हो जाती है, राइट। ये जो आपकी वेलोसिटी है ये कैसे नेगेटिव हो जाएगी, कैसे नेगेटिव हो जाती है, अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें, कोई सी भी, अगर मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया है, तो जो इधर वाली डायरेक्शन होगी, राइट, वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। कोई भी अपोजिट डायरेक्शन हो, एक को पॉजिटिव मान लीजिए, दूसरे को नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है कि ये
नेगेटिव भी हो सकती है। फाइन, और ये क्या होता है, इसमें फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, चेंजिंग डायरेक्शन क्रिएट्स नो इफेक्ट, और यहां पे लिख लीजिए चेंजिंग डायरेक्शन changes velocity। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी भी बदल जाती है, राइट। यानी अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ और मैंने अपनी स्टीयरिंग घुमा दी और मैं अब नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ या वेस्ट की तरफ जा रही हूँ, तो अगर मैंने स्टीयरिंग घुमाते वक्त भी अपनी जो स्पीड थी यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड था उसे सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही हूँ, उससे 40 किलोमीटर पर आवर बनाए रखा और मैं उसी स्पीड से लगातार चल रही हूँ, यानी मेरी स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आया, सिर्फ मेरा डायरेक्शन बदल गया, तो भी मेरी वेलोसिटी बदल जाएगी। यानी चेंजिंग डायरेक्शन कैन चेंज वेलोसिटी इवन इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम फटाफट से अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये आपके सामने खुला है पेज नंबर 102। ओके, और इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपने देख लिया। कहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली मैं इंडेक्स क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। इसको मैं बोर्ड पे नहीं समझा रही हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिए या यहीं पे देख लीजिए कि ये कब इक्वल होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होती है और एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। तो ये कभी इक्वल होंगे जब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस के, राइट। जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, ओके। तो ये आप अपनी बुक में वहीं पे लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है तो ही हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकता है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइन, 3 पे आ जाते हैं। अब ये हमसे क्या कह रहा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी क्या है, डिस्टेंस। क्या मेजर करता है हमारा ओडोमीटर, डिस्टेंस मेजर करता है, राइट। अब हमारा फोर्थ है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा पाथ दिखेगा इसका जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो इसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसका पाथ कैसा रहेगा, फोर्थ का आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसे भी आप वहीं पे लिख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और इसीलिए मैंने अब तक बोर्ड की तरफ कैमरा नहीं किया है, राइट। आप इसे देख लीजिए और फिर हम छोड़ो उसको, चलो तो हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मैं इसे जूम भी कर दे रही हूँ, जिनके पास बुक नहीं है वो इसी में पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो ये यूनिवर्स है, जो अंतरिक्ष है, उसमें कोई स्पेसशिप है और वहाँ से एक सिग्नल सेंड किया जाता है अर्थ में स्टेशन पर और उसे आने में लगते हैं 5 मिनट्स। वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि उस स्पेसशिप की ग्राउंड से क्या डिस्टेंस होगा। एंड द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड होती है, ओके। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो यहाँ दिख रहा है, ये लाइट की स्पीड होती है, राइट। तो
अब मैं इसके हटा रही हूँ और फिर मैं अब गिवन इसको आपको सॉल्व करके बताने जा रही हूँ। तो फटाफट से हम यहाँ पे उसका गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 मिनट्स। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सवाल को हम फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स में सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है, सेकेंड है। मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हम इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो इसे हम इंटू कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा 300 सेकेंड्स, राइट। तो टाइम कितना है हमारा 300 सेकेंड्स। अब जो वेलोसिटी दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में अब से आप डिस्टेंस को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, राइट। फिजिक्स में डिस्टेंस को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। अब तक आप एस से स्पीड पढ़ते होंगे, ठीक है। जो हमारा स्पीड टाइम का जो फॉर्मूला है उसमें एस इज इक्वल टू डी बाई टी, राइट। लेकिन अब आपको एस क्या याद रखना है, डिस्टेंस। इससे आगे इसको अभी से हैबिट में डालिए, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसा क्यों ही लिया गया इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वाई एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ओके। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही है, तो हम याद रखेंगे कि एस यहाँ पे आपसे डिस्टेंस होता है, ओके। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना यही है, हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। और डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, हमें ये निकालना है। और हमें क्या दे रखी है, हमें वेलोसिटी दे रखी है या फिर स्पीड दे रखी है। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वेलोसिटी और स्पीड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ओके। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ही होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अर्थ पर आएगी, ठीक है, कहीं से भी तो आएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी है। आप उसको वेलोसिटी स्पीड कुछ भी समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फिलहाल ये ओ वैलिड है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये मीटर पर सेकेंड में है और इसलिए भी हमें यहाँ पे सेकेंड में ही हमारी यूनिट्स होनी चाहिए। अगर ये सेकेंड में है और अगर आप मिनट में सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आने वाला है। तो जितनी भी यूनिट्स हो, जितने भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उनकी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। अगर सेकेंड्स में है तो सब सेकेंड्स में हो, मिनट में है तो सब मिनट में हो, आवर में है तो सब आवर में हो, तभी आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज वो आंसर डेफिनेटली गलत आने वाला है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वेलोसिटी। हमें सब मिल गई, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है। वही फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। तो हमारा सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फटाफट लगा देते हैं यहाँ पे। अब हमें स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, v, और डिस्टेंस की जगह लिखेंगे s, और यहाँ लिखेंगे टाइम। और ये सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा अभी मैंने आपको थंडरिंग और साउंड वाला बताया था, इसीलिए मैंने उसे बताया भी था, राइट। तो जैसे वो लगाया है सेम वैसे यहाँ भी लगाना है। टाइम आपको पता है, इसमें कुछ करना नहीं है। स्पीड आपको पता ही है, सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कितना हो गया, v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸, और आपका टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। तो अब ये ऑलरेडी 10⁸ है और यहाँ पे 2 जीरोस और हैं, तो ये 2 जीरोस इस पे ऐड अप हो जाएंगे। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये आपने मैथ्स में 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, बहुतों ने 8th में पढ़ रखा होगा, राइट। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻10, और ये 3 × 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9 दिस मीटर। दिस इज द आंसर, 9 × 10⁻10 मीटर सेकेंड्स। अगर इस आंसर को किलोमीटर में देना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, एक मीटर में सॉरी एक किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, राइट। तो यहाँ से 3 जीरो हम हटा देंगे, यानी 10⁻7। अगर इसे किलोमीटर में लिखना हो तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻7 किलोमीटर। ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, और ये भी वैसे करेक्ट आंसर यही है, राइट। तो ये आपका आंसर है 9 × 10⁻10 मीटर, ओके। तो ये हमारा इंडेक्स क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसके बाद जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बताऊंगी, बट उसे हम अब अपने थर्ड पार्ट में इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक मैंने नहीं बोला था, पर अब मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ना अच्छी बात नहीं है ओके। अगर मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ तो आप भी इसे किसी और को बांटिए। और इसके साथ ही अगर आपको मुझसे 1-to-1 लर्निंग करनी हो, अगर आपको फुल सिलेबस मुझसे पढ़ना हो साइंस का और मैथ्स का, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट करिए। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ओके।
आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझसे फुल सिलेबस के लिए पढ़ भी सकते हैं। डेफिनेटली उसकी एक लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगी, और जैसे मैं अभी यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ वैसे ही मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।